अच्छा बच्चे, starting with the name of Allah Almighty. In today's lecture, we are going to discuss chapter 2 of your book, that is managerial accounting. Chapter number 2 is managerial accounting and cost concept. In this chapter, we are particularly related to the managerial use of your cost, यानी cost का इस्तेमाल management ने किस तरह करना है. Moreover, we will discuss certain types of cost, कि किस किस्म की types of cost एक organization में deal करनी पड़ती है. The very first thing before the starting of your cost concept, that the work of management and need of managerial accounting information, यानी managerial accounting information को मैनेजर किस पर्पस के लिए इस्तेमाल करेगा. अब इन्होंने यहाँ पे वही हमारे मैनेजमेंट पर्पसेस जिसके बारे में जो हम पहले से ही जानते हैं, बेसिक 4 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट: प्लानिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड देन सम सॉर्ट ऑफ लीडिंग एक्टिविटी विल बी परफॉर्म, यानी उन चीज़ों को लेके चलना इज ऑल अबाउट द फंक्शंस ऑफ योर मैनेजरियल अकाउंटिंग. अब यहाँ पे प्लानिंग क्या है कि यू हैव द आइडिया के you want to produce a particular product, यानी एक प्रोडक्ट बनानी है जिसके लिए आपको पैसे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है. पैसे जो इन्वेस्ट करेंगे इसमें आपके लिए ये फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हाउ यू विल मैनेज दैट थिंग, यानी प्लानिंग के लिए प्लान करना पड़ेगा कि पैसा कितना आएगा, किस पर्पस के लिए कितना पैसा इन्वेस्ट होगा, किन किन एरियाज में इन्वेस्टमेंट होगी, इन्वेस्टमेंट के बाद कहाँ कहाँ वो पैसों को मतलब प्रोवाइड करना लाजमी होगा. अब इसमें जो बात हम करने वाले हैं ना, आगे जब हम कॉस्ट की टाइप्स करेंगे तो हमें एक आइडिया होगा कि मेजरली द प्रोडक्ट, हमारी जो एक प्रोडक्ट होती है, इज मेजरली डिपेंडेंट ऑन 3 थिंग्स. हम जब भी किसी प्रोडक्ट को बनाएंगे वो मेजरली 3 चीज़ों पर डिपेंड करती है. पहली चीज़ है मटेरियल, उसके लिए पैसा चाहिए. कॉस्ट इज रिक्वायर्ड फॉर द मटेरियल, रॉ मटेरियल जिसे हम आसान लफ्ज़ों में कहते हैं. सेकेंड थिंग इज बेसिकली द लेबर, बंदे चाहिए काम करने के लिए, प्रोडक्ट को बनाने के लिए. इवन मशीनरी काम करिए, मशीनरी में जो रॉ मटेरियल को इनपुट करेंगे वो लोग ही करेंगे, लेबर ही करेगी. एंड देन वी हैव द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट. मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में क्या आएगा कि तमाम एडिशनल चीज़ें मटेरियल और लेबर के अलावा जो आपने चीज़ें बेयर करनी है, मतलब फॉर एग्जांपल आपने फैक्ट्री को बेयर करना है, रेंट बेयर करना है, इलेक्ट्रिसिटी बेयर करनी है, मशीनरी बेयर करनी है, मशीनरी की रिपेयरमेंट या उसकी रिफ्रेशमेंट या जो बाकी हर चीज़ जो है ना वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है. ये मैं दोबारा रिपीट करता हूँ. प्लानिंग क्या है, इज ऑल अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ द entire setup. Arrangement of the entire setup is called planning, that how the entire setup will work. You will have to work, you will have to manage or create the planning for 3 major areas. The first one is the material, कि material कहाँ से आएगा, कितने का आएगा. लेबर, कौन लेबर होगी, क्या काम करेगी. एंड मैन्युफैक्चरिंग में क्या चीज़ें, किस कौन से लोग क्या क्या काम करेंगे. ठीक हो गया. प्लानिंग की जब हम बात करते हैं उसके बाद हमारे पास है डायरेक्टिंग एंड मोटिवेटिंग. डायरेक्टिंग एंड मोटिवेटिंग इज ऑल अबाउट द डे टू डे एक्टिविटीज, यानी आपने डायरेक्शंस देनी है कि सर दिस इज द रॉ मटेरियल अवेलेबल, यूटिलाइज दिस रॉ मटेरियल एंड क्रिएट अ प्रोडक्ट. आपने बता देना है कि ये रॉ मटेरियल दे दिया है, खाम माल हमने आपको दे दिया, इसे इस्तेमाल करो, लेके जाओ स्टोर रूम से उठाओ रॉ मटेरियल को और जाके इसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रोसेस स्टार्ट करो. ये क्या है, ये डायरेक्टिंग एंड मोटिवेटिंग. मोटिवेटिंग योर एम्प्लॉयज मीन्स कि उन्हें बताना है कि सर योर सैलरी इज ऑल अबाउट इज डिपेंडेंट ऑन दिस रॉ मटेरियल. आपकी सैलरी इसी रॉ मटेरियल पे डिपेंड कर रही है. जब तक आप इसे फिनिश गुड में कन्वर्ट नहीं करेंगे द प्रोडक्ट कैन नॉट बी मैन्युफैक्चर्ड. यानी तो हमने ये डायरेक्टिंग एंड मोटिवेटिंग क्या है कि हमने उन्हें बता दिया है कि जितनी प्रोडक्ट्स बनाएंगे उस हिसाब से ही हमारा प्रोडक्ट्स बनेगी और हम उसे सेल करेंगे और हमें पैसे मिलेंगे. डायरेक्शंस देना, मोटिवेटिंग करना. कंट्रोलिंग मींस यू विल हैव टू गेट एन आइडिया दैट इज द आर द एम्प्लॉयज परफॉर्मिंग द एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू द प्लान. प्लानिंग के मुताबिक काम कर रहे हैं. यानी इफ दे आर नॉट परफॉर्मिंग एनी ड्यूटी अकॉर्डिंग टू द प्लान, इट मींस देयर इज द गैप. That gap need to be addressed and later that gap must be finished or you may say that gap must be minimized. ठीक है. आपने बता देना है कि जी सर there is a gap, हम जो चीज़ expect कर रहे हैं वो चीज़ create नहीं हो पा रही. क्या क्या फैक्टर्स प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट करें, उन तमाम फैक्टर्स को आपने हाईलाइट करना है. लेटर यू मस्ट हैव टू परफॉर्म योर ड्यूटी
टू फुलफिल दैट गैप, उस गैप को खत्म करने की आपने कोशिश करनी है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे प्लानिंग एंड कंट्रोल साइकिल के अंदर आपने देखे फॉर्मुलेटिंग लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म प्लानिंग। प्लान हमेशा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म होगा। व्हेनेवर देयर विल बी अ लॉन्ग टर्म प्लान, इट मींस यू आर एनकाउंटर और यू आर थिंकिंग और यू हैव क्रिएटेड अ विजनरी आइडिया फॉर मोर देन वन फाइनेंशियल ईयर। जब हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग की बात करते हैं तब हमारे पास एक आइडिया एक साल से ज्यादा अरसे के लिए होता है। जब हम शॉर्ट टर्म प्लान की बात करते हैं वहां पे हमारे पास आइडिया लेस देन वन फाइनेंशियल ईयर के लिए होता है कि एक साल से कम अरसे के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए। मोस्टली द चैप्टर इज ऑल अबाउट द थ्री एरियाज, मटीरियल, लेबर और एफओएच। फैक्ट्री ओवरहेड, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड वो तमाम खर्चे आ जाते हैं जिनमें मटीरियल या लेबर के अलावा कोई चीज की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक हो गया। लेटर आपने फॉर्मुलेट कर लिया, उसके बाद इंप्लीमेंट करने के लिए यानी डायरेक्शन एंड मोटिवेटिंग की तरफ लेके आ गए। डायरेक्टिंग और मोटिवेटिंग में आपने क्या फैक्टर किया कि ये रॉ मटेरियल अवेलेबल है, इसे हमने किस तरह करके किस तरह प्रोडक्ट बनाना है। उसके बाद नेक्स्ट एरिया इज बेसिकली द मेजरिंग परफॉर्मेंस। मेजरिंग परफॉर्मेंस कंट्रोलिंग के हिसाब से है। कंट्रोलिंग के हिसाब से क्या है कि यू प्लान टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट, लेकिन जहां जहां ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, जहां जहां प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आ रही है वहां उस जगह को एड्रेस करना है और उस एड्रेस करने के बाद उसको सही डायरेक्शन में मूव करना है, उसे बेहतर अंदाज से लेके आना है। ठीक है। डायरेक्टिंग योर एक्टिविटी टू द राइट साइड, मतलब डायरेक्शंस देना सही तरीके सही एरियाज की तरफ। जब इसके ऊपर आप आते हैं ना कि नहीं वी प्लान समथिंग डिफरेंट और जो हो रहा है वो समथिंग डिफरेंट हो रहा है, तो इट मींस आप कंट्रोलिंग स्टेज के ऊपर या कंट्रोलिंग फेज पे आ गए हैं। उसके बाद क्या है कंपेयरिंग एक्चुअल टू द प्लान। जब हम कंपैरिजन स्टार्ट कर देते हैं दैट इज आल्सो अ सॉर्ट ऑफ कंट्रोलिंग, कि जब एक्चुअल सिचुएशन को डिजायर्ड या प्लान सिचुएशन के साथ कंपैरिजन, हमने कहा कि इस रॉ मटेरियल से 10 प्रोडक्ट्स बनेंगे लेकिन असल में सिर्फ 5 बन रहे हैं, तो हम वो कहेंगे 5 का गैप आ रहा है। वो 5 का गैप क्यों आ रहा है वो हम अपने प्लान में चेक करेंगे कि हमने जो एक प्रोडक्ट बनानी थी उसके लिए लेट्स सपोज 200 ग्राम रॉ मटेरियल चाहिए था, क्या हम 300 ग्राम लगा रहे हैं जिसकी वजह से डबल, या 400 ग्राम लगा रहे हैं एक प्रोडक्ट के ऊपर कि डबल होने की वजह से टोटल प्रोडक्ट्स आधे हो गए हैं। तो ये चीजें आप क्या करते हैं कंपैरिजन करते हैं एक्चुअल विद द प्लान परफॉर्मेंस। द एंड रिजल्ट ऑफ मैनेजर्स एक्टिविटी, एंड रिजल्ट क्या है कि दिस इज बेसिकली द एंड रिजल्ट कि व्हेन यू क्रिएटेड अ प्लान, then you tried to direct and motivate that plan, later you started you measuring the performance and later comparing actual with the planned performance। ये सारा आइडिया जो है ना this is called the planning and controlling cycle। and planning and controlling cycle आपको क्या करता है, एक वेंचर को या एक एक्टिविटी को अच्छे लिहाज से मैनेज करने में हेल्प करता है। मैनेजर्स को ये आइडिया हो जाता है कि नो वी कैन नॉट परफॉर्म दिस एक्टिविटी विदाउट द प्लान, हमें प्लानिंग के बगैर नहीं काम कर सकते। वी कैन नॉट परफॉर्म योर एक्टिविटी ऑन योर ओन, यू हैव टू गिव द डायरेक्शन, यू हैव टू मोटिवेट द एम्प्लॉय। लेटर द कंट्रोलिंग स्टेज इज वेरी मच इंपॉर्टेंट बिकॉज वट एवर यू प्लान दैट वॉज इन योर माइंड, दैट वॉज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, दैट वॉज योर that was present in the visions। लेकिन जब उस विजन को जब तक आप प्रैक्टिकल स्टेज पे या प्रैक्टिकल सिनेरियो में नहीं लेके आते, आपने अपने प्लान्स को इम्प्लीमेंट ही सही नहीं करवाया। आप जब तक उन प्लान्स को मोटिवेट करके डायरेक्टिव वे में लेके इम्प्लीमेंट नहीं करवाते, आपकी वो प्लान या विजन्स किसी काम के नहीं है। तो कंट्रोलिंग बेस्ड स्टेज पे आप ये दोनों फैक्टर्स को हाईलाइट करते हैं या टारगेट करते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद क्या है कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल एंड मैनेजरियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल एंड मैनेजरियल अकाउंटिंग में क्या फर्क है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रीवियस सॉर्ट ऑफ चैप्टर कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है, आउटसाइड पार्टी के लिए इंफॉर्मेशन जनरेट करती है, जबकि मैनेजरियल अकाउंटिंग इनसाइड पार्टी के लिए इंफॉर्मेशन जनरेट करती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है कि जिसमें हमारे पास जो है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं, जिसमें इनकम स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, स्टॉक होल्डर्स इक्विटी है, शेयर होल्डर्स इक्विटी है, तमाम चीज़ें यानी उनसे रिलेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको देती है। जबकि जब हम मैनेजरियल अकाउंटिंग में आती हैं कि मैनेजरियल अकाउंटिंग में इन तमाम की तमाम स्टेटमेंट से हट के वो स्टेटमेंट्स होती हैं जिसमें जैसे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड स्टेटमेंट। अब ये ऐसी स्टेटमेंट है कि जो मैनेजर के काम आनी है कि उसे पता चले कि कितने कॉस्ट की चीज़ को हमने सेल कर दिया। ठीक हो गया। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजरियल अकाउंटिंग में ये मेजर डिफरेंस है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज ऑल अबाउट द क्रिएशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जबकि मैनेजरियल अकाउंटिंग ऐसी मैनेजमेंट की स्टेटमेंट बनाती है जो कि मैनेजर के किसी काम आती है। ठीक हो गया।
अब यहाँ पे हमने क्या किया, कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद मैनेजरियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजरियल अकाउंटिंग में क्या क्या चीजें फर्क है। रिपोर्ट टू द आउटसाइड, दोज आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, ये वही वाली बात है, ऑनर्स, क्रेडिटर, टैक्स अथॉरिटीज, रेगुलेटर, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनेंशियल अकाउंटिंग की तमाम जो क्या कह सकते हैं कि शिफ्टिंग है या उनके लिए जो इंफॉर्मेशन बनाने का प्रोसेस है वो आउटसाइड पार्टीज के लिए। एम्फेसिस फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द पास्ट एक्टिविटीज, ये चेक करते हैं, जैसे कि हम बैलेंस शीट बनाएं या इनकम स्टेटमेंट बनाएं तो हम पिछले साल से कंपैरिजन स्टार्ट करते रहते हैं, ये पिछले साल क्या था अब क्या है, ठीक है। इनका ताल्लुक क्या है, फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द पास्ट एक्टिविटीज। एम्फेसिस ऑब्जेक्टिवली एंड वेरीफाइबिलिटी, आप वेरीफाई करने के लिए ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर ध्यान दे रहे होते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कि आपने कितने का वादा किया था, कितनी इनकम स्टेटमेंट, कितना इनकम जनरेट करने का आपने इरादा किया था और आप कर कितना रहे हैं। प्रिसीजन, ये प्रिसाइज फॉर्म में आते हैं, यानी आप पहले क्या करते हैं, आप पहले जनरल बनाते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, फिर टी अकाउंट बनाते हैं, फिर ट्रायल अकाउंट से उसके बाद आप क्या कहते हैं, स्टेटमेंट्स की बात आ जाते हैं, यानी प्रिसाइज करने की तरफ आते हैं और एक स्टेटमेंट के ऊपर आप बता रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन ने पूरे साल में क्या किया। एम्फेसिस समरी डाटा कंसर्निंग द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन मस्ट फॉलो गैप। अब यहाँ पे एक और बात जो पिछले पेज पे हमने इग्नोर की थी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग कंपल्सरी है। जो आपकी अथॉरिटीज होती हैं, जैसे कि पाकिस्तान के अंदर आई कैप है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान, इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशन SCCP जैसे हैं, सॉरी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वो ऑर्गेनाइजेशंस, पब्लिक लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन को ये बात कंपलसरी उनके लिए कहते हैं कि आपने फाइनेंशियल डाटा को मेंटेन करना है। मैनेजरियल अकाउंटिंग डाटा इज नॉट मैंडेटरी फ्रॉम एनी ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजरियल अकाउंटिंग मैनेजर्स के लिए है, बनाना चाहे बना लें, नहीं बनाना चाहे ना बनाए, तो ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग मैंडेटरी है। तो उन्होंने कहा मस्ट फॉलो गैप प्रिंसिपल, ये गैप प्रिंसिपल को फॉलो करती है जब भी हम फाइनेंशियल डाटा को क्रिएट करते हैं। जबकि मैंडेटरी फॉर एक्सटर्नल रिपोर्ट्स, बाहर की जो रिपोर्ट्स आपने क्रिएट करनी है उनके लिए ये मैंडेटरी है, लाजमी है, इट कैन नॉट बी इग्नोर्ड। जबकि मैनेजरियल अकाउंटिंग बेसिकली इनसाइड पार्टीज के लिए उनकी प्लानिंग, उनकी डायरेक्टिंग एंड मोटिवेटिंग, उनके कंट्रोलिंग और परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के पर्पसेस के लिए इस्तेमाल की जाती है। एम्फेसिस डिसीजंस अफेक्टिंग द फ्यूचर, उन डिसीजंस के ऊपर एम्फेसाइज करते हैं जो कि फ्यूचर यानी मैनेजर फ्यूचर कंसीडर करते हैं। जबकि फाइनेंशियल डाटा आपने पास्ट रिकॉर्ड बताना है कि पिछले पूरे साल में क्या हुआ है, जबकि जो मैनेजरियल अकाउंटिंग है वो आपको आइडिया क्रिएट करके बताता है कि आप इस डाटा की बिहाफ पे आपने फ्यूचर में क्या एक्टिविटी करनी है, ठीक हो गया। एम्फेसिस टाइमलीनेस, सॉरी एम्फेसिस रेलिवेंस, जहाँ जहाँ रिलेट करता है मैनेजर वहाँ वहाँ हम मैनेजरियल अकाउंटिंग डाटा क्रिएट करते हैं। एम्फेसिस टाइमलीनेस, यानी साथ साथ करते रहते हैं कि यार ये चीज मैनेजर के नोटिस में आनी चाहिए, साथ साथ चेक करता जाता है मैनेजर के इट इज द एक्टिविटी बीइंग परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द प्लान और नॉट। एम्फेसिस डिटेल्ड सेगमेंट रिपोर्ट्स एंड डिपार्टमेंट प्रोडक्ट्स एंड कस्टमर्स, यानी इसका ताल्लुक क्या है, डिटेल्ड सेगमेंट रिपोर्ट से होता है, डिपार्टमेंट्स के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में और कस्टमर्स के बारे में। नीड नॉट टू फॉलो गैप, इनके लिए ज़रूरी नहीं होता कि इन्होंने गैप प्रिंसिपल फॉलो करना है। आप whatever the statement decorum or whatever the statement requirement you have in your mind, you can follow that. आप अपने स्टेटमेंट की एक्टिविटी को अपने माइंड में क्रिएट कर लें कि आप किस तरह चाहते हैं, whatever you like you may perform it. Not mandatory, it is not mandatory from any of the organization, कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है आपके लिए जो कि आपको कहती है नो 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 यू हैव टू क्रिएट अ मैनेजरियल अकाउंटिंग डाटा। आप करना चाहें इट्स वेल इनफ, बट इफ यू विल नॉट मेंटेन इट इज नॉट कंपल्सरी और मैंडेटरी फ्रॉम एनी आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन। SCCP आपको नहीं कहती कि आपने मैनेजरियल अकाउंटिंग डाटा क्रिएट करना है, इट्स ऑन योर ओन विल, आपकी विल पे डिपेंड करता है। एम्फेसिस ऑन द फ्यूचर, रेलिवेंस ऑफ डाटा, अब ये कुछ फैक्टर हैं जिसमें हम क्या कर रहे हैं, ये सारी बातें जो हमने पहले डिस्कस की हैं उसके ऊपर हम बात इन्हें ये डिटेल वाइज डिस्कशन कर रहे हैं, फ्यूचर को एम्फेसाइज कर रहे होते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के ऊपर हमारा क्या है कि जो पास्ट डाटा है उसको कंसीडर कर रहे हैं, जबकि इसमें हम क्या करते हैं मैनेजरियल अकाउंटिंग में फ्यूचर के बारे में करते हैं कि ये सर ये एक्टिविटी इस वक्त हो रही है, इसका फ्यूचर की कॉस्ट के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, ठीक है। रेलिवेंस ऑफ डाटा, डाटा इज मोर रिलेटेड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द मैनेजर टू परफॉर्म देयर एक्टिविटीज, ठीक है। लेस एम्फेसिस ऑन प्रिसीजन, सेगमेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट सेगमेंट्स में काम कर रहे होते हैं, गैप प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे होते हैं। मैनेजरियल अकाउंटिंग नॉट मैंडेटरी, यहाँ पे इन्होंने लिखा भी है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन
जो आउटसाइड पार्टीज है वो इसके लिए इसे मैंडेटरी नहीं कहती, वो कहते हैं करना चाहें सर इट्स वेल इनफ, इट्स गुड इनफ कि आप उसे क्रिएट कर लें, लेकिन अगर आप मैंडेटरी अगर आप नहीं करते तो बस कोई मसला नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे हमारे कॉस्ट कॉन्सेप्ट शुरू हो रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ रही है। जब हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का कॉन्सेप्ट आता है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में हमेशा आप याद रखेंगे देयर विल बी थ्री मेजर कॉस्ट। पहला क्या है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है कि आपने जो प्रोडक्ट बनाया उस पर डायरेक्टली कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। उसके बाद है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल में रॉ मटेरियल आपके पास आ जाता है, ठीक है। तो डायरेक्ट मटेरियल में अब जैसे इसकी एग्जांपल आपको दूं कि एक मेज बनी हुई है, एक टेबल बनी हुई है, लकड़ी जो उसमें लगी है ना वो डायरेक्ट मटेरियल है, उसमें जो पेंट लगा है वो डायरेक्ट मटेरियल है, उस पर जो शीशा पड़ा हुआ है उसके ऊपर वो डायरेक्ट मटेरियल है। ये ऐसी चीज़ें हैं जिसके बगैर वो कंसीडर ही नहीं हो सकती। लेकिन हम जब उसे बना रहे थे या हमने जब उसे इस्तेमाल करते वक्त थोड़ी बहुत ग्लू इस्तेमाल कर रही, वो डायरेक्ट मटेरियल नहीं है। या जिस पेंट को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पेंट का इस्तेमाल करते वक्त जो पेंट वाला ब्रश था उसको सही रखने के लिए हमने उसके लिए थोड़ा सा ना क्या कह सकते हैं कि मिट्टी का तेल इस्तेमाल किया। वो मिट्टी का तेल इज नॉट बेसिकली अ डायरेक्ट मटेरियल। या इसी एक और भी एग्जांपल है कि मशीनरी से आपकी प्रोडक्ट बन रही है, उस मशीनरी को देने वाला जो तेल है वो डायरेक्ट मटेरियल नहीं है। आपकी प्रोडक्ट में तेल कहीं नजर नहीं आ रहा, लेकिन उस मशीनरी जिसके अंदर वो प्रोडक्ट बन रही है उससे फ्लुएंट वे में चलाने के लिए ऑयल वाज रिक्वायर्ड। तो वो ऑयल क्या है, वो इनडायरेक्ट मटेरियल है। डायरेक्ट मटेरियल हमेशा प्रोडक्ट में आपको नजर आएगा। इसकी एक और एग्जांपल या इसकी एक और डेफिनेशन भी आप क्रिएट कर सकते हैं कि व्हाटएवर द मटेरियल यू कैन सी इन योर फाइनल प्रोडक्ट that will be named as a direct material. Direct labor, वो लेबर जो डायरेक्टली इन्वॉल्व थी इन द मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। आप उन्हें देख रहे थे, दे वर प्रोड्यूसिंग देयर एक्टिविटीज, आप उन्हें देख रहे थे कि वो काम कर रहे हैं, वो डायरेक्ट लेबर है। यानी जो मजदूर जिन्होंने एक्चुअली बैठ के आपकी प्रोडक्ट को बनाया है वो डायरेक्ट लेबर है। अब यहाँ पे आते हैं कि सर if the labor is that has manufactured your product is a direct labor, तो इनडायरेक्ट लेबर क्या होगी? तो वो तमाम के तमाम लोग जो कि आपकी प्रोडक्ट को बनाते वक्त मजदूर को सिर्फ देख रहे थे। जैसे कि सुपरवाइजर की एक बेहतरीन एग्जांपल है इनडायरेक्ट लेबर के अंदर कि सुपरवाइजर वाज नॉट इन्वॉल्व इन अ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ योर प्रोडक्ट, सुपरवाइजर वाज जस्ट ऑब्जर्विंग द एक्टिविटीज ऑफ द लेबर। तो सुपरवाइजर क्या इनडायरेक्ट लेबर है कि जिसने डायरेक्टली आपकी प्रोडक्ट नहीं बनाई, लेकिन दैट पर्सन वाज इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, जो देख रहा था आपकी प्रोडक्ट बन रही है। तो सुपरवाइजर क्या है, इनडायरेक्ट लेबर है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड ऑल द एक्सपेंसेस रेदर इट विल बी रिलेटेड टू इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल, फैक्ट्री ओवरहेड, ये मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में आते हैं। जिसमें हमारा क्या है कि सर वो जो बिजली जिसके अंदर जिसकी वजह से मशीनरी चल रही थी, वो बिजली का बिल क्या है, वो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है। सर फैक्ट्री की इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि फैक्ट्री की इंश्योरेंस नहीं होगी तो प्रोडक्ट नहीं बनेगी, तो वो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है। सर सुपरवाइजर की सैलरी, डायरेक्टर की सैलरी, गार्ड की सैलरी, ये तमाम जो फैक्ट्री के लोग काम कर रहे हैं, ये क्या है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है। सर वो जो ऑयल मशीनरी को देते थे, इनडायरेक्ट मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। तमाम की तमाम चीज़ें दैट कैन नॉट बी टर्म्ड एज द पार्ट ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट में नजर नहीं आ रही होती हैं आपको, वो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड आपकी कंसीडर होती है। नॉन मैन्युफैक्चरिंग में आपकी कौन सी एक्सपेंसेस आते हैं? सेलिंग कॉस्ट, यानी आपने सेल्समैन को कुछ सैलरी दी, ये नॉन मैन्युफैक्चरिंग है। मैन्युफैक्चर हो चुकी है प्रोडक्ट, उसके बाद उस प्रोडक्ट को सेल करने में जो सेल्समैन इन्वॉल्व है उस सेलिंग एक्टिविटी में, या सेलिंग जो आपको कॉस्ट बियर करनी पड़ी, एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं अपनी प्रोडक्ट की, वो नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जो आपके हेड ऑफिस में बैठ के लोग आपकी प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर वो करवा रहे हैं, मशहूर कर रहे हैं आपकी प्रोडक्ट को, वो क्या है, नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अब मैं दोबारा से जरा व्यू कर देता हूँ कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एंड नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल, जिसमें वो मटेरियल जो कि हम प्रोडक्ट में देख सकते हैं, इसमें मोस्टली रॉ मटेरियल आता है जो कि इस्तेमाल हो रहा है प्रोडक्ट के अंदर, चाहे वो पेंट की फॉर्म में हो, चाहे वो लकड़ी की फॉर्म में हो, चाहे वो शीशे की फॉर्म में हो, चाहे वो कील जो लगे हुए हैं उसकी फॉर्म में हो, चाहे वो पेंट की फॉर्म में हो। हर जो मटेरियल जो हम देखते हैं प्रोडक्ट के अंदर वो डायरेक्ट मटेरियल है, ठीक है। डायरेक्ट लेबर क्या है? डायरेक्ट लेबर इज बेसिकली द
लेबर डेट इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, वो तमाम लोग जो डायरेक्टली इन्वॉल्व थे मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में, वो डायरेक्ट लेबर है। जबकि इनडायरेक्ट लेबर क्या है? सुपरवाइजर, जो सिर्फ लेबर को देख रहा था कि क्या वो अपना काम सही तरीके से कर रहा है या नहीं कर रहा, वो बंदा डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था। दैट पर्सन वाज जस्ट ऑब्जर्विंग द एक्टिविटी ऑफ द लेबर, तो उसे इनडायरेक्ट लेबर कहेंगे। और इनडायरेक्ट लेबर इज बेसिकली द कॉस्ट दैट यू मस्ट हैव टू कंसीडर इन योर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, वो आप मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में कंसीडर करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में वो तमाम के तमाम खर्चे आते हैं दैट कैन नॉट बी टर्म्ड एज अ डायरेक्ट लेबर, दैट कैन नॉट बी टर्म्ड एज अ डायरेक्ट मटेरियल। वो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर के अलावा जो खर्चा आपको अपनी प्रोडक्ट बनाने में खर्चा आता है, वो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज सम ऑफ द डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या होगी? वो तमाम के तमाम खर्चे कि विच वर नॉट द पार्ट ऑफ योर एक्टिविटी, जिससे आपकी प्रोडक्शन के ऊपर कोई काम नहीं हुआ। मैन्युफैक्चरिंग में उनका कोई लेना देना नहीं है। सेल्स आप करें, सेल्स पर्सन आपके लिए बेहतरीन काम करे या ना करे, मैन्युफैक्चरिंग में उस पर कोई ध्यान इम्पैक्ट नहीं आता। ये एडवर्टीजमेंट आप अच्छी करें ना करें, मैन्युफैक्चरिंग में उसमें काम उसका कोई लेना देना नहीं है। All that sort of activities, all that sort of expenses will be termed as non-manufacturing cost. Inshallah, the next topic, product cost and period cost, will be discussed in the next video. Till then, Allah Hafiz.